अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर इन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग के यूनिट नंबर 9 जो कि हमारे साथ एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एंडोक्राइन डिजीज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को यूज़ करते हुए एंडोक्राइन डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी पेशेंट के प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस को आइडेंटिफाई करना हमारी पहली तरजीह होगी। ठीक है, इसी तरह से जब हम डायबिटीज़ मेलाइटिस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस किस तरह से इस पेशेंट को काज हुई है, किस तरह से इस पेशेंट में ये पैदा हुई है और इस डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए हम किस तरह की फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या करते हैं, तो इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा नर्सिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए हम किस तरह से पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किस तरह से उनकी हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसी तरह से नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह से हम डायबिटिक पेशेंट के लिए कर सकते हैं और आखिर में डायबिटिक पेशेंट को हम क्या करेंगे, टीचिंग प्लान बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी जो डाइट है उसको नॉर्मल रख सकते हैं और अपनी जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रख सकते हैं और अपनी जो एक्सरसाइज वगैरह है, जितनी भी बातें हैं जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड है, तो उसके हवाले से किस तरह से हम अपने क्लाइंट को टीच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है, तो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अपने साथ नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? डियर स्टूडेंट, जनरली अगर मैं बात करूं तो हमारे बॉडी में लातादाद सिस्टम जो है वो मौजूद है जो कि मिलजुल कर काम करती है और इस तरह से हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है उसको क्या किया हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है और जिसकी वजह से हम जो है अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इन सिस्टम में जो कॉमनली आप सब दोस्तों को पता है, तो इसमें हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसी तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, इसी तरह से जेनिटो यूरिनरी सिस्टम हो गया, इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इसी तरह से हमारे साथ बहुत सारे सिस्टम है। अब मैं आपको कौन कौन से सिस्टम बताऊंगा। इसी तरह से इंटीग्यूमेट्री सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम जो है मिलकर क्या करते हैं, कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं और कोलैबोरेशन के साथ काम करते हुए हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है तो इसको मेंटेन रखा हुआ है इन सिस्टम्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जनरली अगर एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से मैं आपको बताऊं तो एंडोक्राइन सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि केमिकल मैसेंजर सिस्टम पर मुश्तमिल है। केमिकल मैसेंजर सिस्टम से मुराद ये है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम किसके बेस पर काम करती है, हार्मोन्स के बेस पर काम करती है। मतलब ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी रोल प्ले होते हैं तो वो हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और ये हार्मोन्स फिर क्या करते हैं, अपने जो टारगेट साइट्स होते हैं जहाँ पर इन्होंने अपने काम को सर अंजाम देना होता है, तो ये हार्मोन जो है ब्लड स्ट्रीम्स के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ तक पहुँचती है और अपने जो रोल है, अपने जो काम है, अपने जो टारगेट्स इनको दिए गए होते हैं, टास्क इनको दिए गए होते हैं, तो ये हार्मोन्स अपने टास्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करके दोबारा से क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म के सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे जो हार्मोन्स की सिक्रीशन है या जो हार्मोन्स स्टॉप हुए होते हैं, तो जब वो सिग्नल्स
वापस जाते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है या तो हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, या हार्मोन्स अगर रिलीज़ हो रहे होते हैं तो उनकी सिक्रीशन को स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है अपने रोल को सर अंजाम देता है इनसाइड बॉडी। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ इसकी डिफिनीशन मौजूद है। कहते हैं कि द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ केमिकल मैसेंजर सिस्टम comprising feedback loop of hormones released by internal glands of an organism directly into the circulatory system, regulating distant targets organs। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि एंडोक्राइन सिस्टम ये असल में हमारे साथ केमिकल मैसेंजर पर मुश्तमिल एक सिस्टम है जो कि फीडबैक मैकेनिज़्म के बेस पर क्या करती है, काम करती है, अपने फंक्शंस को सर अंजाम देती है। और इस फंक्शंस को सर अंजाम देने के लिए जो केमिकल मैसेंजर होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से जो है मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस के बेस पर क्या होता है, सीक्रेट होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और इसी तरह से ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए फिर जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं या टारगेट साइट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं और अपने फंक्शंस को सर अंजाम देते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। In humans, the major endocrine glands are the thyroid gland and the adrenal glands। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है तो उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ थायराइड ग्लैंड आते हैं और दूसरे नंबर पर हमारे साथ एड्रेनल ग्लैंड आते हैं। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, एड्रेनल ग्लैंड क्या करते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, और अगर आगे स्लाइड्स में ये आए तो इसको डिटेल के साथ मैं आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी करूँगा। इनवर्टिब्रेट्स द हाइपोथैलेमस is the neural control center for all endocrine system. The study of the endocrine system and its disorders is known as endocrinology, and endocrinology is a branch of internal medicine। हमारे साथ जितने भी वर्टिब्रेट है तो इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी प्रोसेसेस है, जितने भी रोल होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, तो ये हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पर एक न्यूरल कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, तमाम एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी फंक्शन है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता रहता है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज़ हमारे साथ एक इम्पोर्टेंट बनता है कि जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, इस स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी से मुराद एंडो मीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नोलॉजी मीन टू स्टडी। सो एंडोक्राइनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट डिजीज़ इज़ नॉन एज एंडोक्राइनोलॉजी। और इसी तरह से एंडोक्राइनोलॉजी जो है ये हमारे इंटरनल मेडिसिन का एक ब्रांच है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड की आप सब दोस्तों को समझ आ गई होगी। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब अगर मेल फीमेल में जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसकी हम बात करें तो मेल्स में जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, इसी तरह से थायराइड ग्लैंड हो गया, इसी तरह से एड्रेनल ग्लैंड हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ टेस्टिस जो है ये मेल्स में होती है। ठीक है, तो मेल्स के जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनकी तादाद, मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी तादाद कितनी है, 4 है। फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरे नंबर पर हमारे साथ थायराइड ग्लैंड, तीसरे नंबर पर हमारे साथ एड्रेनल ग्लैंड और चौथे नंबर पर हमारे साथ क्या है, टेस्टिस है। इसी तरह से अगर हम फीमेल्स की जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ पीनियल ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ पेनक्रियास, तीसरे नंबर पर ओवरीज। और इसी तरह से जो पेनक्रियास है ये मेल्स का भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि मेल्स में पेनक्रियाज नहीं होते और फीमेल्स में होते हैं। पेनक्रियाज जो है ये मेल फीमेल दोनों में मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और फीमेल में ओवरी जो है ये क्या है, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। एनाटॉमी ऑफ द पेनक्रियास,
डियर स्टूडेंट्स, अब हम पेनक्रियास के बारे में स्टडी करेंगे, पेनक्रियास के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि पेनक्रियास जो है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती है, कितने पार्ट्स पर जो है ये मुश्तमिल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। द पेनक्रियास इज़ एन एलोंगेटेड tapered organ located across the back of the belly behind the stomach। पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास जो है ये हमारे साथ एक एलोंगेटेड ऑर्गन है। एलोंगेटेड ऑर्गन से मुराद ये है कि अगर इसके शेप को आप देखें तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, पत्ते की तरह, ठीक है। तो ये एक एलोंगेटेड टेपर्ड ऑर्गन है जो कि हमारे बिली के बैक साइड पर मौजूद होता है, हमारे स्टमक के पीछे, ठीक है। द राइट साइड ऑफ द ऑर्गन, अब पेनक्रियास का जो राइट साइड होता है, मतलब ये वाला जो राइट पोर्शन होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हेड कहते हैं। इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गन, और ये क्या है? ये ऑर्गन का सबसे चौड़ा वाला हिस्सा है, वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। एंड लाइज इन द कर्व ऑफ द ड्यूडिनम, और ये ड्यूडिनम का जो कर्व होता है, जहाँ पर ड्यूडिनम जो है इस तरह से कर्व कर रहा होता है, टर्न हो रहा होता है, तो वहाँ पर मौजूद होता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट पर मौजूद होता है। The tapered left side extended slightly upward called the body of the pancreas and end near the spleen called the tail, ठीक है। इसके अलावा पेनक्रियास का जो दूसरा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? इसको बॉडी ऑफ द पेनक्रिया कहते हैं। और ये स्प्लीन के करीब जो है क्या होता है? इसकी एंड होती है, इसकी टर्मिनेशन होती है, मतलब ये वाला जो एंड है ये स्प्लीन के करीब ही ये ख़त्म होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टेल कहते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूँ पेनक्रियास, तो पेनक्रियास जो है ये एक एलोंगेटेड ऑर्गन होता है जो कि आप देख सकते हैं, ये जो है 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे जो पहला पार्ट होता है इस पेनक्रियास का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हेड कहते हैं, जो कि ये वाला पोर्शन है। हेड के बाद फिर हमारे साथ दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बॉडी कहते हैं, जो कि दरमियान में आता है, और जो तीसरा पार्ट है जो कि लास्ट में आता है, उसको हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। टाइप ऑफ पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स, अब हमारे साथ जो पेनक्रियाज है इसमें हमारे साथ पेनक्रियाज के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, अक़साम मौजूद होते हैं। सो द पेनक्रियाज इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। पेनक्रियाज जो है ये बेसिकली 2 किस्म के ग्लैंड से जो है पेनक्रियाज की बनावट हुई है। पेनक्रियाज जो है 2 किस्म के ग्लैंड से बने हुए हैं। जो पहले नंबर पर है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और जो दूसरे नंबर पर है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर सिक्रीटेड इनटू अ नेटवर्क ऑफ डक्ट्स that join in the main pancreatic duct. This runs the length of the pancreas, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये हमारे साथ वो ग्लैंड होते हैं जो कि डक्टेड ग्लैंड होते हैं। डक्टेड ग्लैंड से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक पेनक्रियाज हो गए, तो पेनक्रियाज से निकले हुए ये डक्ट से मुराद चैनल्स निकले हुए होते हैं, ठीक है, वेंस निकले हुए होते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है? जिसके ज़रिए डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, रिलीज़ होते हैं। अब ये एंजाइम कहाँ पर, ये एंजाइम जो है इन नेटवर्क ऑफ डक्ट्स के ज़रिए जो है इसकी सिक्रीशन होती है, और इसी तरह से इन पेनक्रियाटिक डक्ट्स के ज़रिए फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड स्ट्रीम से फिर ये अपने टारगेट साइट तक जाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन। मतलब एक तो एक्सोक्राइन है, ठीक है, और एक एंडोक्राइन पेनक्रियाज है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? विच कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस सिक्रीट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे साथ जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इसके साथ वेजल्स होते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए ये अपने जो सिक्रीशन है, अपने जो एंजाइम है उसको सिक्रीट करके
ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्टलेस है, मतलब इसके साथ चैनल्स नहीं होते, इसके साथ डक्ट्स नहीं होते, और इसी तरह से ये डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम में इसकी सिक्रीशन होती है और फिर ब्लड स्ट्रीम्स के ज़रिए जो है अपने जो टारगेट साइट होते हैं वहाँ तक क्या होती है इसकी मतलब पहुंच होती है। ठीक है, फिर पहुंचते हैं ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस पर मुश्तमिल होते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस में हमारे साथ मुख्तलिफ से किस्म के पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं जो कि ख़ास किस्म के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन्स फिर डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर अपने टारगेट साइट तक पहुँचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एंडोक्राइन पैनक्रियास की डायग्राम जो है नज़र आ रही होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पैनक्रियास की अगर हम शेप की बात करें तो ये आपको एक पत्ते की तरह जो है दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। फिर इस हेड के बाद जो दूसरा पोर्शन आता है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको बॉडी कहते हैं। और इसी तरह से बॉडी के बाद जो आखिर में हिस्सा मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। ठीक है, सो इस पैनक्रियास के अंदर आपको जो वेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको डक्ट्स कहते हैं। ठीक है, इन डक्ट्स के ज़रिए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की सिक्रीशन होती है और इन्हीं डक्ट्स के ज़रिए फिर एंजाइम जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से फिर वो अपनी जो टारगेट एरियाज़ होते हैं उस तक पहुँचते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ द पैनक्रियास। पैनक्रियास के फंक्शंस क्या है? पैनक्रियास के बहुत सारे फंक्शन है। जनरली अगर आम अल्फाज में मैं आपको पैनक्रियास के फंक्शन बताऊं तो पैनक्रियास के फंक्शन ये है कि ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। इसी तरह से ये इंसुलिन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं। इसी तरह से सोमेटोस्टेटिन्स सेल्स इसमें होते हैं। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और इन हार्मोन्स का अपना अपना ख़ास रोल होता है जो कि हमारे बॉडी में ये परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम पैनक्रियास के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। पैनक्रियास की जो फिजियोलॉजी है उसको हम डिस्कस करेंगे। द पैनक्रियास हैज़ डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन। पैनक्रियास के जो है डाइजेस्टिव फंक्शन भी है और हार्मोनल फंक्शन भी है। डाइजेस्टिव फंक्शन इसके कुछ इस तरह से है कि ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जो कि हमारे बॉडी में मौजूद जो फूड मटेरियल होता है, जो खुराक हमने खाया होता है, तो उसको हज़म करने में फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और उन फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हमें मदद देती है, हमें सपोर्ट देती है। हार्मोनल फंक्शन इसका कुछ इस तरह से है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जिसमें हमारे साथ इंसुलिन आ जाते हैं, ग्लूकागॉन्स आ जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सो द एंजाइम सिक्रीट बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द पैनक्रियास हेल्प ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, एसिड इन द ड्यूडेनम। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के ज़रिए पैनक्रियास से जो हार्मोन्स या जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो ये एंजाइम हमारे बॉडी में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करने में, उसको मेटाबोलाइज करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी तरह से ड्यूडेनम में जो एसिड मौजूद होता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो पहला फंक्शन हमारे पैनक्रियास का ये है कि हमारे पैनक्रियास की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, ख़ास किस्म के एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो फैट्स, जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म करती है, उसकी ब्रेक डाउन करती है, उसको डाइजेस्ट करती है। और इसी तरह से ड्यूडेनम में जो एसिड मौजूद होता है, तो उस एसिड की जो एसिडिटी है उसको क्या करती है, ख़त्म करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, दूसरी फंक्शन पैनक्रियास की ये है कि दीज एंजाइम ट्रेवल्स डाउन द पैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द बाइल डक्ट्स इन एन इनएक्टिव फॉर्म। When they enter the duodenum, they are activated.
दूसरा फंक्शन हमारे पेनक्रियाज का ये है कि जब ये पेनक्रियाज एंजाइम को रिलीज़ कर देती है तो ये एंजाइम फिर हमारे पेनक्रियाज के जो पेनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं उसके ज़रिए बाइल डक्ट्स में चले जाते हैं और बाइल डक्ट में जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मतलब एक्टिव नहीं होते, रिएक्टिव नहीं होते। जब ये एंजाइम बाइल डक्ट से निकलकर ड्यूडेनम में एंटर हो जाते हैं तो जैसे ही ये ड्यूडेनम में एंटर होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट से मुराद ये है कि ये रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और रिएक्टिव हो जाते हैं। द एक्सोक्राइन टिश्यूज आल्सो सिक्रीट अ बाइकार्बोनेट्स टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड इन द ड्यूडेनम। ये बात तो मैंने आपको स्टार्ट में कही कि जो एक्सोक्राइन टिश्यूज से एंजाइम रिलीज़ होते हैं या जो एसिड रिलीज़ होती है जिसको हम बाइकार्बोनेट्स कहते हैं, तो ये बाइकार्बोनेट्स क्या करती है, हमारे ड्यूडेनम में जो एसिड मौजूद होता है जो कि स्टमक से आया हुआ होता है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और उसकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करती है। दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम के बारे में ये कह रहे हैं कि ड्यूडेनम जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, ठीक है, जिसमें ये एसिड होता है और जिसको हमारे एक्सोक्राइन टिश्यूज़ के जो हार्मोन्स है या जो एंजाइम है वो इन एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ख़त्म करते हैं। द मेन हार्मोन सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड in the pancreas are insulin and glucagon, which regulate the level of glucose in the blood, and somatostatin, which prevent the release of insulin and glucagon। ठीक है, अब हमारे जो पेनक्रियाज है इसकी जो दूसरी किस्म है जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ख़ास किस्म के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको हम इंसुलिन और ग्लूकेगॉन कहते हैं। ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन मिलकर क्या करते हैं, हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको नॉर्मल रखने में ये दोनों हार्मोन जो है अपना एक ख़ास रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से इसी एंडोक्राइन ग्लैंड से दूसरे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसको हम सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। इन सोमेटोस्टेटिन का काम ये होता है कि ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन की जो ओवर सिक्रीशन है या इसको ओवर सिक्रीट होने से क्या करती है, रोकती है। मतलब हमारी बॉडी को जितनी इंसुलिन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो उस ज़रूरत के मुताबिक जब इंसुलिन ग्लूकोज रिलीज़ हो जाते हैं, ग्लूकेगॉन रिलीज़ हो जाते हैं, तो इसके बाद फिर ये सोमेटोस्टेटिन जो है ये सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर ये सोमेटोस्टेटिन क्या करती है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन की जो सिक्रीशन है उसको स्टॉप कर देती है और इसी तरह से ओवर सिक्रीशन फिर नहीं होती। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब एक पेशेंट हमारे साथ आया हुआ है जो कि एक बीमारी के साथ आया हुआ है, एक केस है, तो हम उस पेशेंट की केस को अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके डेमोग्राफिक डेटा लेंगे। डेमोग्राफिक डेटा से मुराद ये है कि हम उससे उनके नेम के बारे में पूछेंगे, उनके एज के बारे में पूछेंगे, उनके सेक्स के बारे में पूछेंगे, उनके वेट वगैरह जितनी भी बातें हैं, डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी डेट ऑफ डेथ हो गए, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली इसको हम बायोग्राफिक डेटा कहते हैं। तो एक पेशेंट है जिनका नाम XYZ है, मतलब कोई भी है, ठीक है, वेट जो है उनका 72 किलोग्राम है। इसी तरह से उनकी जो एज है, उनकी जो उम्र है वो 52 ईयर्स है। इसके साथ साथ उनकी जो जेंडर है वो मेल है। डेट ऑफ एनिवर्सरी जो है उनकी वो 12/10/2017 है और डेट ऑफ एनिवर्सरी नहीं है, डेट ऑफ एडमिशन है सॉरी अच्छा, डेट ऑफ एडमिशन जो है वो 12/10/2017 है और डेट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो 16/10/2017 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। उनको क्या प्रॉब्लम है, किस मसले के साथ वो हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो सबसे पहला मसला जो वो बयान कर रहे हैं वो ये है कि उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार वो पानी पीते हैं, बार बार उनको प्यास लगती है। एक्सेसिव थर्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती है। ठीक है, इसके बाद
फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार वो बाथरूम जाते हैं, बार बार वो यूरिनेशन करते हैं, यूरिन करते हैं, यूरिन पास करते हैं, ठीक है। मतलब छोटा पेशाब जो है उनको बहुत ज़्यादा आता है और बार बार जो है वो जो बाथरूम है उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सेसिव हंगर, प्यास के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। मतलब अभी खा लिया 2-3 मिनट बाद फिर खाने लगते हैं, फिर 5 या 10 मिनट बाद दोबारा से खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनको भूख लग रही है, ठीक है। इसके अलावा GBW जनरलाइज बॉडी वीकनेस, लेकिन आमतौर पर अगर देखें तो उनकी जो बॉडी है वो क्या है, कमज़ोर है, उनको कमज़ोरी जो है महसूस होती है। इतना खाना खाने के बाद, इतने पानी पीने के बाद, इतना सब कुछ करने के बावजूद इनको क्या होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। इसके अलावा रेटिनोपैथी इनको काज हुई है। रेटिनोपैथी से मुराद ये है कि आंखों का मसला उनको हुआ है, मतलब आई साइट जो है वो क्या हुई है, वो कमज़ोर हुई है। इसके साथ साथ जब हमने उनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को देखा तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हमें पता चला कि इनको पहले क्या था, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 था और इसके साथ साथ हाइपरटेंशन की भी पेशेंट ये रहे हैं। इसके अलावा सर्जिकल हिस्ट्री के हवाले से जब हमने इनसे पूछा तो उसके हवाले से हमें कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसके अलावा जब हमने इनकी जो सोशल कंडीशन है उसके बारे में पूछा तो ये जो है पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ इनकी जो फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री में इनके जो मदर है, ठीक है, वो भी हाइपरटेंशन की मरीज़ा रह चुकी है। इसके साथ साथ जब हमने इनके वाइटल साइन को चेक किया तो वाइटल साइन में हमें पता चला कि इनकी जो पल्स रेट है वो 88 है जो कि नॉर्मल है। रेस्पायरेटरी रेट जो है वो 24 है जो कि एबनॉर्मल है, ठीक है। मतलब इनको क्या हुआ है, इनको टिकिपनिया हुआ है, ठीक है, टिकिपनिया में है। टिकिपनिया से मुराद ये है कि इनकी जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, एबनॉर्मली इंक्रीज़ है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की जब हमने मेजरमेंट की तो हमें पता चला कि इनकी जो ब्लड प्रेशर है वो 180/100 है जो कि ज़्यादा है, ठीक है, एबनॉर्मली ज़्यादा है। कंप्लीट बायोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल डिटेल जब हमने इनकी दी तो इसमें हमने जब ब्लड शुगर का टेस्ट किया तो ब्लड शुगर का टेस्ट में हमें जो रिपोर्ट मिले तो रिपोर्ट में हमें 240 मिलीग्राम डेसीलीटर आया जो कि नॉर्मली 60 to 180 मिलीग्राम होता है और इनका 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया जो कि क्या है, हाई ब्लड शुगर है। इसके अलावा जब हमने इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर के टेस्ट की, फास्टिंग ब्लड शुगर से मुराद ये है बग़ैर कुछ खाए हुए, जब हमने इनकी भूख की हालत में इनके ब्लड शुगर की टेस्ट की तो उसके जो रिपोर्ट थे वो हमें 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया जो कि नॉर्मली 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है, जो कि फास्टिंग ब्लड शुगर भी क्या था, ज़्यादा था। जब ग्लाइकोहीमोग्लोबिन की टेस्ट हमने की जिसको हम HbA1c टेस्ट कहते हैं तो वो 10.7% आया जो कि नॉर्मली हमारे साथ 4.27 से लेकर 6.5 तक होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोहीमोग्लोबिन लेवल भी क्या था, वो भी एबनॉर्मली ज़्यादा था। जब कंप्लीट ब्लड काउंट और वाइट ब्लड सेल्स की हमने टेस्ट की तो उससे हमें पता चला कि 10.5 है जो कि नॉर्मली हमारे साथ 4 to 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ पर लीटर होता है। इसी तरह से जब हमने HbG की टेस्ट की तो उसमें हमें पता चला कि इनकी जो HbG रिपोर्ट है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर है जो कि नॉर्मली 11 to 17 होता है, ठीक है। ब्लड यूरिया की जब हमने ब्लड यूरिया की जब हमने टेस्टिंग की तो उससे हमें पता चला कि इनकी जो ब्लड यूरिया है वो क्या है, 28 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है जो कि नॉर्मली हमारे साथ 18 to 45 होता है, मतलब नॉर्मल है। और यूरिक एसिड भी हमारे साथ क्या था, नॉर्मल था, ठीक है। अब आते हैं हम डायबिटीज़ मेलाइटस की तरफ। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस? डायबिटीज़ मेलाइटस किसे कहते हैं? आम तौर पर हम इसको क्या कहते हैं, आम तौर पर इसको हम शुगर कहते हैं, ठीक है, शुगर के नाम से हम सब इसको आम तौर पर जानते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ डिसऑर्डर in which blood sugar level are abnormally high because the body does not produce enough insulin to meet its need.
Urination and thirst are increased and people may lose weight even if they are not trying to. डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये असल में हमारे साथ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में इसको इस वजह से कह रहा हूँ कि इसमें हमारे बॉडी में मौजूद जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है तो वो ग्लूकोज जो है उसकी मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती, वो जो है यूटिलाइज नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से उन ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो मुसलसल हमारी बॉडी में बढ़ती जाती है, वो मुसलसल हमारी बॉडी में जो है इंक्रीज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है बॉडी में तो वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाता है, एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एक कंडीशन एराइज हो जाती है, एक कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है जिसको फिर हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस असल में हमारे साथ ये एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्लड में मौजूद शुगर की जो लेवल होती है, ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होती है वो एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि हमारे बॉडी में मौजूद जो पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज में मौजूद जो बीटा सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स प्रॉपर तरीके से इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं करते, प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन को जो है वो रिलीज़ नहीं करते, जिससे हमारी ग्लूकोज़ की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती। जब ग्लूकोज़ की ज़रूरत पूरी नहीं होती और ग्लूकोज़ के लिए इंसुलिन मौजूद नहीं होते तो इस वजह से ग्लूकोज़ की जो कंसंट्रेशन होती है वो मुसलसल हमारी बॉडी में जो है वो बढ़ती जाती है और इस तरह से एबनॉर्मली वो ज़्यादा हो जाते हैं और फिर एक कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अब डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में जो पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको मुसलसल जो है छोटा पेशाब जो है वो आता रहता है और मुसलसल जो है वो बार बार बाथरूम को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं और इसके साथ साथ उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा जो है वो पानी पीते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट को देखें तो ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका वेट जो है अक्सर आपको जो है वो कम मिलेगा, ठीक है। वेट जो है इसमें लॉस होता है, अगर चाहे वो वेट लॉस करने की कोशिश ना भी करे लेकिन फिर भी उनकी जो वेट है वो मुसलसल लॉस हो रही होती है, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, इस डिसऑर्डर को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। हमारे साथ डायबिटीज़ मेलाइटस के बहुत सारे अकसाम हैं जिसमें मेजर जो अकसाम है उसमें एक हमारे साथ डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है, दूसरा हमारे साथ डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है, तीसरा हमारे साथ जो है वो क्या कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ एक और भी है, तो बेसिकली 4 या 3 हमारे साथ मेजर डायबिटीज़ के अकसाम है, ठीक है। जो डायबिटीज़ टाइप 1 है उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब इसमें हम पेशेंट को मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर रख देते हैं, ठीक है। इंसुलिन उनको हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते रहते हैं आईवी के ज़रिए, सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन हम उनको देते हैं, ठीक है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब यह है कि इस किस्म की जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, इस किस्म की जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो पैनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, इंसुलिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं लेकिन इतने मिकदार में सिक्रीट नहीं करते जिससे हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम टाइप 2 के जो पेशेंट होते हैं तो उनको हम मेडिसिन देते हैं और उस मेडिसिन के हवाले से हम उनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने जो है खाना खाने के बाद जो है एक गोली लेनी है या जो है मतलब उनको हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और इसमें जो हमारे साथ पेशेंट होते हैं वो मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि वो अगर 2-3 दिन तक गोली ना भी खाए तब भी उनकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो इस किस्म की जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उसको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस से मुराद
जो मदर होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान वो भी डायबिटिक होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ उनका जो बच्चा होता है जैसे ही वो पैदा हो जाता है तो वो भी क्या होता है, डायबिटिक हो जाता है, डायबिटीज़ का शिकार हुआ होता है। जो बाय बर्थ डायबिटीज़ का शिकार हुए हो तो उनको हम क्या कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन तीनों की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी, जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर जो है आपको बताया, ठीक है। हार्मोन्स इफेक्ट ऑन ब्लड ग्लूकोज। अब वो हार्मोन जो कि हमारे ब्लड में मौजूद जो ग्लूकोज है उस पर असरअंदाज होती है, तो वो कौन सी हार्मोन्स है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को इफ़ेक्ट करती है, असरअंदाज करती है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ जो हार्मोन्स आते हैं वो है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम ये होता है कि हेल्प ग्लूकोज एंटर इनटू द सेल्स, स्टिमुलेट ग्लाइकोजीनेसिस, ठीक है। इंसुलिन का काम ये होता है कि ये ग्लूकोज की मदद करता है कि ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर चले जाए, और फिर सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज चले जाते हैं तो फिर आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे सेल के अंदर जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया जो है वो बसी हुई है, और इसके अंदर ऐसी मशीनरीज जो है मौजूद है जिसको जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसी चीज़ जो कि हमें आंखों से नज़र नहीं आती और इसको देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इतनी छोटी सी चीज़ के अंदर जो है अल्लाह पाक ने इतनी छोटी छोटी मशीनरियाँ रखी हुई है जिनका जो रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट है। अगर इन सेल्स के अंदर अगर एक भी मशीनरी काम करना छोड़ दे तो इससे हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे सेल के अंदर, मतलब रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी स्टोर या स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी कहते हैं, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एनर्जी मतलब एटीपी जो है बनते हैं, ठीक है। सो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कितनी इम्पोर्टेंट मशीनरी है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना छोड़ दे, एनर्जी एटीपी को बनाना छोड़ दे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, मतलब हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारे किडनीज हो गए, हमारा लिवर हो गया, ये अपना काम छोड़ देंगे, क्योंकि जब इनको एटीपी नहीं मिलेंगे, इनको एनर्जी नहीं मिलेंगी तो ये कहाँ से काम कर सकेंगे, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कितनी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है, कितनी इम्पोर्टेंट मशीनरी है, और इस एक छोटी चीज़ के काम ना करने की वजह से हमारी बॉडी के ये बड़े बड़े ऑर्गन जो है ये अपना काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से गोल्जी बॉडीज़ हो गए, इसी तरह से राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं। इसी तरह से डीएनए हो गई, इसी तरह से न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस के अंदर जो है हमारे साथ क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। उन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ हमारे साथ एडेनिन, गुआनिन, टायरोसिन, इसी तरह से ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, और इन्होंने जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाई होती है। और इसी डीएनए के अंदर जो है हमारे साथ जीन्स होते हैं, ठीक है, जीन्स में हमारे साथ फिर एलील्स होते हैं, फिर उसके साथ हमारे साथ जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर फिर जीन्स होते हैं, फिर उसने एक जेनेटिक कोड्स बनाया होता है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ ये सब कुछ सेल्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको दोबारा से अगर इस सेंटेंस या जो मैंने आपको एक किस्सा करके सुनाया है, इसको अगर आप दोबारा से रिवाइंड करें और सुने तो आप जो है इमेजिनरी जो है आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आप सेल्स के अंदर कितनी डीप तक जा चुके हैं और आप कितनी माइन्यूट चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
तो असल में बात मैं ये कर रहा हूँ कि जब इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है तो इंसुलिन का जो पहला काम है वो ये है कि ये ग्लूकोज को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो सेल्स के अंदर चला जाए। जब ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला जाता है तो फिर सेल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मशीनरीज मौजूद होते हैं, ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं जो कि एक प्रोसेस को करती है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। सो वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, वो अमल जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइको मीन ग्लाइकोजन, जेनेसिस मीन टू प्रोड्यूस। सो वो प्रोसेस जिसमें हम ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करते हैं, ग्लाइकोजन ये असल में ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है जिसमें ग्लूकोज स्टोर्ड हुए होते हैं, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन फिर हमारे मसल्स में, फिर हमारे लिवर में क्या होते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं। और जब भी हमें हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाते हैं या ग्लूकोज ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इसी स्टोर ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी दोबारा जो है इसको क्या कर देती है, इस्तेमाल करती है और इसी ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इससे एनर्जी को प्रोड्यूस की जाती है और उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन का काम पहला ये होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी में मौजूद जो ग्लूकोज होते हैं तो उन ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। दूसरे जो हार्मोन्स है जिसे हम ग्लूकेगॉन कहते हैं, जो कि हमारे पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इन ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है, इन ग्लूकेगॉन्स का काम ये होता है कि ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गौर से सुने। ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजेनेसिस ये वो अमल है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सेल्स ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में, तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये वो अमल है जिसमें जो स्टोर्ड ग्लूकोज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो उन ग्लाइकोजन की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइको मीन ग्लाइकोजन, ठीक है, और लाइसिस मीन टू ब्रेक डाउन, टू सेपरेट। सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये वो अमल होता है जिसमें ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है और ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस अमल को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। सो ग्लूकेगॉन का फंक्शन ये होता है कि ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो दोबारा क्या हो जाती है, रेज हो जाती है। रेज से मुराद बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे हार्मोन्स है, ठीक है, एपिनेफ्रीन क्या करते हैं, इनका भी फंक्शन ये है, इनका भी रोल ये है कि ये क्या करती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करती है, मतलब ये है कि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस है उसको बढ़ाती है, उसको प्रोमोट करती है, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन्स का काम ये होता है कि ये फैट की कैटाबॉलिज्म करती है, मतलब फैट्स की ब्रेक डाउन करती है, फैट्स को जो है इसकी तोड़ फोड़ करके इसको किस में कन्वर्ट करती है, ग्लिसरोज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसी तरह से फिर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये हमारे साथ और हार्मोन्स हैं, इनका काम ये होता है कि ये फैट और मसल सेल्स के लिए मसल सेल्स फैट्स एंड मसल सेल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है, जिससे इसकी जो फैट्स की मेटाबॉलिज्म करती है और इसी तरह से मसल सेल्स में मौजूद हमारे साथ जो ग्लाइकोजन होते हैं उसकी क्या करते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म करती है, जिससे हमारे बॉडी में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो रेज हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, अब हम इंसुलिन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाज एंड इट इज़ एन एनाबॉलिक हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन जो है
इंसुलिन ये असल में हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे रिलीज़ होते हैं, ठीक है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज़ होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमारे साथ पेनक्रियाज होते हैं। पेनक्रियाज के दो किस्म है, ठीक है। पेनक्रियाज दो किस्म के ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है। एक हमारे साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक हमारे साथ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पर मुश्तमिल होता है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से मुराद ये है कि ये सेल का एक मजमूआ होता है जो कि ग्रुप के फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम दिया गया है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसको एक लैंगरहैंस नामी शख्स ने डिस्कवर्ड किया था, जिसकी वजह से इसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का नाम दिया गया, ठीक है। सो ये ग्रुप पर मुश्तमिल सेल्स का एक मजमूआ होता है जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जिसमें हमारे साथ अल्फ़ा सेल्स आ जाते हैं, बीटा सेल्स आ जाते हैं, गेमा सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, डेल्टा सेल्स आ जाते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें जो अल्फ़ा सेल्स है वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं और जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। सो इंसुलिन जो है ये हमारे पेनक्रियाज में मौजूद जो बीटा सेल्स होते हैं उस बीटा सेल से ये इंसुलिन हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं। और ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये एनाबोलिक हार्मोन है। एनाबोलिक हार्मोन से मुराद ये है कि ये क्या करती है, ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके उससे क्या करती है, उससे ग्लाइकोजन को बनाती है। मतलब स्मॉल पार्टिकल स्मॉल मॉलिक्यूल को कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल को बनाती है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एनाबोलिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, एनाबोलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाती है और कैटाबोलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होकर उससे स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं या स्मॉल पार्टिकल बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इंसुलिन जो है ये एनाबोलिक हार्मोन है। When we consume food, insulin moves glucose from blood to muscles, liver and fat cells as insulin level increases, ठीक है। अब यहाँ पर असल में बात शुरू होती है। डियर स्टूडेंट, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने के दौरान ज़ाहिर बात है जो हम खाते हैं तो उसमें हमारे साथ रोटी होती है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ुराक होते हैं। और आप सब दोस्तों को पता है कि हम जितने भी ख़ुराक खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जितनी भी चीज़ें हैं ये लाजमी तौर पर होती है। तो जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद इसके नतीजे में हमारे बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करते हैं, इंसुलिन को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। जब इंसुलिन को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, जो हमने खाना खाया होता है तो उस खाने से जो है ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो चुकी होती है और हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो मुसलसल बढ़ती जा रही होती है। तो जब अब इंसुलिन सिक्रीट हो जाते हैं तो ये इंसुलिन क्या करते हैं, ये इंसुलिन इन ग्लूकोज को हमारे ब्लड से लेकर हमारे मसल में पहुंचाती है, इसी तरह से लिवर में पहुंचाती है और इसी तरह से फैट सेल्स तक पहुंचाती है। और वहाँ तक इसको पहुंचाने के बाद इन ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में। मतलब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके तो ये हमारे मसल्स में स्टोर्ड हो जाती है, लिवर में स्टोर्ड हो जाती है और इन द फॉर्म ऑफ फैट सेल्स ये क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। और इसी तरह से ये काम जो है ये इंसुलिन सर अंजाम दे देता है और ये तभी होता है जब इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ग्लूकोज से, ठीक है। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म of glycogen for energy, serve as the signal of the liver to stop releasing glucose, enhancement of the storage of dietary fats in adipose tissues, and acceleration of the transport of amino acids into cells। अब अगर हम इंसुलिन के फंक्शन की बात करें तो इंसुलिन के जितने भी फंक्शन है उसमें पहला फंक्शन ये है कि ये क्या करती है, ये ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करने में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि ग्लूकोज की तोड़ फोड़ करने में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे एनर्जी फिर प्रोड्यूस होती है। और इसके साथ साथ इंसुलिन जो है ये एज ए सिग्नल के
तौर पर भी काम करती है लिवर के लिए। लिवर से मुराद हमारा जो लिवर है, ठीक है, तो इसके लिए एज अ सिग्नल के तौर पर भी काम करती है। जब ये लिवर के लिए एज अ सिग्नल काम करती है, तो जब ये एज अ सिग्नल अपना रोल प्ले कर देती है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में जो ग्लूकोज की सिक्रीशन है लिवर वो फिर स्टॉप कर देता है और लिवर फिर ग्लूकोज की सिक्रीशन नहीं करता, और इसी तरह से जो फैट्स है उसको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है लिवर अपने अंदर और इसके साथ साथ एडिपोज टिश्यूज में, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं, ये सारे फंक्शन इंसुलिन परफॉर्म करता है। जैसे कि आप सब दोस्त इस डायग्राम को देख रहे हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को खा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे बॉडी में इसकी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसमें मौजूद हमारे साथ जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं, तो इन ग्लूकोज वगैरह पर हमारे पेनक्रियाज से इंसुलिन जो है वो आ जाता है। जब इंसुलिन इस पर आ जाता है तो ये इंसुलिन इन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है किस में, ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन हमारे बॉडी सेल्स में हमारे जो मसल सेल्स है, हमारे जो लिवर है, वहाँ पर ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड हो जाता है। और इसके अलावा बॉडी के जिन पार्ट्स को एनर्जी की ज़रूरत हो तो ये ग्लूकोज वहाँ पर जाकर उनको क्या कर देती है, एनर्जी के तौर पर जो है ये ग्लूकोज वहाँ पर फिर यूज़ होती है, ठीक है, और एनर्जी इससे प्रोड्यूस होकर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। हाउ डज़ इंसुलिन वर्क, इंसुलिन कैसे काम करता है, तो इसको समझना मेरे ख़्याल में जो है आप स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप मैकेनिज़्म है, ठीक है, और इतने डीप क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ जो है आपको नहीं आएंगे। सिर्फ वही एमसीक्यूज़ आएंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझाया, ठीक है, तो उसको आप सही तरीके से सुने, याद करें तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। Normal blood glucose control. In people without diabetes, glucose stay in a healthy range because insulin is released at the right time and in the right amount. Normally हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज की कंसंट्रेशन किस तरह से कंट्रोल होती है, तो ये तो एक सिंपल बात है कि वो लोग जो कि डायबिटिक नहीं होते, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं होते, तो उनमें जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है तो वो नॉर्मल रेंज में होती है। और नॉर्मल रेंज में इसलिए होती है क्योंकि जो इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो सफिशेंट अमाउंट में हो रही होती है। सफिशेंट अमाउंट से मुराद वो काफ़ी मकदार में हो रही होती है, और इतने मकदार में इंसुलिन रिलीज़ हो रहे होते हैं जिससे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरियात है, वो पूरी होती है और ख़ास और सही टाइम पर सही अमाउंट में प्रोड्यूस होती है इंसुलिन। तो इस वजह से ग्लूकोज़ की जो कंसंट्रेशन है वो हद से तजावुज़ नहीं करती और ग्लूकोज जो है वो अपने नॉर्मल लेवल में रहती है, ठीक है। इंसुलिन हेल्प ग्लूकोज इंटर द सेल। इंसुलिन जो है, जब इंसुलिन रिलीज़ होते हैं तो इनका काम ये होता है कि ये ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। ग्लूकोज काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स इफेक्ट ऑन लिवर। ग्लूकोज काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स इफेक्ट ऑन फीट एंड मसल सेल्स। ये भी इतना मतलब ये वो डीप कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अगर मैंने आपको बताया तो हो सकता है जो मैंने आपको बताया है वो भी आप भूल जाए। तो ये बहुत ही डीप मैकेनिज़्म है, इसको समझना आप स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ ये भी मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि डायबिटीज़ के भी हमारे साथ मुख्तलिफ़ अक़साम है, किस्म है, ठीक है। शुगर के भी हमारे साथ मुख्तलिफ़ अक़साम है। टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, IDDM, ठीक है, या जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी इसको कह सकते हैं। इन नेम्स को आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए, MCQs में आ सकता है कि विच टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ आल्सो कॉल्ड इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस या जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं या जुवेनाइल
ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी इसको कहते हैं। इसी तरह से जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको NIDDM कहते हैं, मतलब नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये टाइप 2 डायबिटीज़ को कहते हैं। इसी तरह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये भी मैंने आपको कहा था कि जो प्रेग्नेंट वमेन होते हैं, तो जो प्रेग्नेंट वमेन होते हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हुए होते हैं। डायबिटीज़ का शिकार होने की वजह से उनका जो बच्चा होने वाला होता है तो वो भी पैदाइशी तौर पर डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। इंसफिशिएंट हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ काज होती है, ठीक है। सेकेंडरी जो डायबिटीज़ है उसमें हमारे साथ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस से मुराद ये है कि पैनक्रियाज जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, डिज़ीज़ की वजह से। तो पैनक्रियाज इन्फ्लेम होने की वजह से इंसुलिन की जो सिक्रीशन है या तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटिक कंडीशन अराइज हो जाती है। और दूसरे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये डायबिटीज़, सेकेंडरी डायबिटीज़ जो है ये काज होते हैं, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ में जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो पैनक्रियाज के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहन होते हैं, उस आइसोलेट ऑफ लैंगरहन के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं तो वो बीटा सेल्स मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, तबाह हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन मुकम्मल तौर पर एब्सेंट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, मुकम्मल तौर पर उसकी जो सिक्रीशन है वो ख़त्म हो जाती है। इंसुलिन मुकम्मल तौर पर सिक्रीट नहीं होते। अब जब इंसुलिन मुकम्मल तौर पर सिक्रीट नहीं होंगे, वो मशीनरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो ज़ाहिरी बात है फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, इंसुलिन बॉडी में नहीं होते। जब इंसुलिन बॉडी में नहीं होंगे तो ज़ाहिरी बात है हम फिर बाहर से अपनी बॉडी को इंसुलिन देंगे और हमारी बॉडी को फिर जब भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम बाहर से फिर इंसुलिन देंगे। और इसी तरह से जो पेशेंट होते हैं वो मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर इन्हिसार कर बैठते हैं और मुकम्मल तौर पर इंसुलिन के मोहताज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम उनको IV के ज़रिए भी इंसुलिन देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के ज़रिए भी हम उनको इंसुलिन देते हैं और स्किन के अंदर हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, और उनकी जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरी करते हैं, ठीक है। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और बहुत ज़्यादा जो है इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है पेशेंट को, क्योंकि एक तो बार बार आप उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका पेन भी उनको बहुत ज़्यादा होता है, स्किन ख़राब हो जाता है, और दूसरा ये कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। 1 सेकंड के लिए भी इंसुलिन के बग़ैर उनका गुजारा नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये टाइप 1 डायबिटीज़ के ऑपोजिट है और ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पैनक्रियाज में मौजूद एंडोक्राइन ग्लैंड में मौजूद जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहन होते हैं उसके अंदर मौजूद जो बीटा सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स जो है वो तबाह नहीं हुए होते, वो ठीक होते हैं, सलामत होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी ख़राबी ये आई हुई होती है कि वो जो इंसुलिन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, इंसुलिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो उन इंसुलिन की जो अमाउंट होती है तो वो इतनी मिक़दार में सिक्रीट नहीं हो रही होती कि उससे हमारे बॉडी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। मतलब इनसफिशेंट, ना काफ़ी अमाउंट में इंसुलिन जो है, ना काफ़ी मिक़दार में इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स क्या करते हैं उसको रिलीज़ करते हैं। तो इसके लिए फिर क्या होता है, इसके लिए पेशेंट्स को फिर
थोड़े से मेडिसिन दिए जाते हैं, ठीक है, जिस के ज़रिए फिर इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट की जाती है, उसको इन्हांस किए जाते हैं, ठीक है, जिससे फिर इंसुलिन जो है प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होते हैं और सेल्स भी उसके लिए सेंसिटाइज हो जाते हैं और फिर ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल मकदार में रहती है। तो इस किस्म की जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, ठीक है, या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, काजेज़ की तरफ आ जाते हैं कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस काज होती है, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये किस वजह से काज होती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल फैक्टर एंड जेनेटिक। लाइफस्टाइल फैक्टर से मुराद ये है कि आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कि बिल्कुल अनहेल्दी ज़िंदगी है। अनहेल्दी ज़िंदगी से मुराद ये है कि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते और बहुत ज़्यादा फूडी है, बहुत ज़्यादा ख़ुराक खाते रहते हैं, ख़ुराक के शौकीन हैं, जिसकी वजह से आप मोटापन का शिकार हो जाते हैं और मोटापन का शिकार होने की वजह से आपके बॉडी में फैट्स और इसी तरह से ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है इंसुलिन की कंसंट्रेशन से, और इसी तरह से आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी जो वजह है वो जेनेटिक है। जेनेटिक से मुराद पैदाइशी तौर पर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, ठीक है, तो इस वजह से काज हो सकता है। इसी तरह से ओबेसिटीज़ की वजह से रन्स इन फैमिली, जो कि ख़ानदानी एक बीमारी है। मोटापा जो है ये एक ख़ानदानी बीमारी है जो कि ज़्यादातर ख़ानदानों में देखने को मिलती है, ठीक है। सो families tend to have similar eating and exercise habit, ठीक है। तो जो ओबेसिटी है, जो ख़ानदानी बीमारी है, तो ऐसे ख़ानदानों में आपको ये ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिलेगा कि उनके जो खाने पीने और जो एक्सरसाइज के आदत होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुराक के शौकीन होते हैं। बैड ईटिंग हैबिट, खाने की जो आदत है वो उनकी बुरी होती है, उनकी जो डाइट है वो पुअर होती है, ख़राब होती है और एक्सरसाइज नहीं करते। जेनेटिक में क्या होता है, रन इन फैमिली, जो कि ख़ानदान नस्ल तर नस्ल जाती है जेनेटिक्स, ठीक है। ऑलरेडी इन योर जीन कांट चेंज, ठीक है, जो कि आपके जीन में होती है और जो कि तब्दील नहीं होती, जो कि एक नस्ल से दूसरे नस्ल को मुंतकिल होती है। तो इसलिए बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि अगर आप एक डायबिटिक फैमिली या ख़ानदान से खुदा न ख्वास्ता ताल्लुक़ रखते हैं और आपके जो चाचाज़ाद, मामूज़ाद या जो भी है अपने, ठीक है, उनमें भी इस तरह की बीमारी है, तो अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं अपने कज़न के साथ, अपने मामूज़ाद बेटी के साथ या मामूज़ाद बेटे के साथ या चाचाज़ाद बेटी के साथ या बेटे के साथ, और उनमें भी ये मसला हो, तो अगर आप अपने नस्ल को हेल्दी देखना चाहते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चों को हेल्दी देखना चाहते हैं, इन बीमारियों से पाक देखना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है अपनी नस्ल के खातिर जो है ख़ानदान से बाहर अच्छे घराने में शादी करें, ठीक है। और अगर आपको जो है रिश्ते जो है वो निभाने हैं, रिश्ते जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो आशिक मिजाज बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है आप में जो है आप पर जो है वो आशिकी का बूझ जो है वो सवार हुआ है, और आप कहते हैं कि कुछ भी हो, बीमार बच्चे पैदा क्यों ना हो, ठीक है, हमें सब कुछ कबूल है, ठीक है, लेकिन शादी जो है मैं अपने चाचाज़ाद बेटी से करूँगी या चाचाज़ाद बेटा या मामूज़ाद बेटे या बेटी से करूँगा, तो फिर आप कर सकते हैं और फिर आपको जो है इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। सो सोचना चाहिए, मतलब दोनों साइड्स जो है, दोनों एंगल जो है वो अच्छे हैं, दोनों एस्पेक्ट जो है वो अच्छे हैं, ठीक है। बीमारी देना, बीमारी नहीं देना, ये अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। अल्लाह जिसे चाहे उनको सेहत देता है, जिसे ना चाहे उनको जो है उनको बीमारी दे देता है, उनकी आजमाइश करते हैं, देखते हैं कि ये बंदा जो है मेरे जो अता करता नेमत है उसका शुक्र अदा करते हैं या नहीं, या जो मैंने बीमारी उनको दी है सिर्फ उनका गिला शिकवा करते हैं, ठीक है। तो सेहत
जो है ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और बीमारी जो है ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। सेहत जिन लोगों को अल्लाह ने जिन लोगों को सेहत दी है तो उनके लिए सेहत इस तरह से आजमाइश है कि अल्लाह ताला जो है ऐसे बंदों को देखता है कि आया इस बंदे को मैंने सेहत दी हुई है, इस बंदे को मैंने चलने फिरने की ताकत दी हुई है, बोलने की ताकत दी हुई है, देखने की ताकत दी हुई है, सुनने की ताकत दी हुई है, सूंघने की ताकत दी हुई है, टेस्ट करने की ताकत दी हुई है, टच करने की ताकत दी हुई है। आया ये बंदा इन नेमतों से मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं, इन नेमतों को यूज़ करते हुए मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इन नेमतों को यूज़ करते हैं या नहीं। और इसी तरह से ऐसे लोग जिनको ये नेमतें या इन नेमतों में से कुछ नेमतें नहीं दी हुई है तो उनके लिए भी ये आजमाइश होती है कि मैंने इस बंदे को ये नेमत नहीं दी हुई है, आया ये बंदा दूसरी नेमतों को देखकर मेरी शुक्र अदा करता है या नहीं, या इस एक नेमत की वजह से मेरी नाशुक्री करता है या नहीं। ठीक है, तो दोनों किस्म के लोग जो है वो आजमाइश में है। ठीक है, सो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं कि किस तरह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ पैदा होती है, काज होती है। ठीक है, फेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि हमारे हमारे बॉडी में मौजूद जो सेल्स होते हैं तो वो सेल्स जो है इंसुलिन को रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे होते। जब प्रॉपर तरीके से इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देते तो इंसुलिन क्या करते हैं, इंसुलिन जो अपना रोल है उनका जो जिसमें वो ग्लूकोज को सेल के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इंसुलिन पर वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल से बाहर रह जाते हैं और इस तरह से उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एम्पियर रेगुलेशन ऑफ हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, जो है ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, लिवर जो ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, वो फंक्शन या वो प्रोसेस जो है ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से डिक्लाइन बीटा सेल फंक्शन, बीटा सेल्स के जो फंक्शन होते हैं मतलब इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो भी रिक्वायरमेंट से कम हो जाती है और इंसुलिन अपना फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से प्ले नहीं करते जिसकी वजह से क्या होता है, इवेंचुअली लीडिंग टू बीटा सेल्स फेल, बीटा सेल जो है वो अपना काम करने में नाकाम हो जाते हैं और इसी तरह से एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर इनके साइन सिम्टम्स की हम बात करें तो साइन सिम्टम में आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि सबसे पहली अलामत ये होगी कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, बार बार वो पानी पिएंगे लेकिन उनकी जो प्यास है वो नहीं बुझेगी। ठीक है, और मुसलसल वो कहेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। ठीक है, एबनॉर्मल थर्स्ट। इसके अलावा मुसलसल जो है वो बाथरूम जाएंगे, मुसलसल जो है वो यूरिनेट करेंगे लेकिन फिर भी उनकी जो यूरिनेशन है वो मुकम्मल नहीं होंगी और बार बार जो है उनको बाथरूम जो है वो अटेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लरी विजन, उनकी जो आई साइट है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से फिर उनको चीज़ें जो है वो ब्लर दिखाई देते हैं, साफ़ दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है पेशेंट्स को। आपने अक्सर डायबिटिक पेशेंट को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा उनको भूख लगती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और अक्सर औकात मुसलसल खाना खाते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज़ फटीग, मतलब ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो आपको हमेशा जो है तके तके नज़र आएंगे, हमेशा वो आपको ये फरियाद करेंगे कि पाँव में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है। ठीक है, और इस तरह की फरियाद जो है वो आपको करते दिखाई देंगे। इसके अलावा अनएक्सप्लेन वेट लॉस,
उनकी जो वेट है वो मुसलसल लॉस हो रही होगी, ठीक है, और उसके पीछे कोई वजह भी नहीं होगी, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, बग़ैर किसी वजह के उनके जो वेट है वो मुसलसल डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन साइन सिम्टम है जो कि आपको डायबिटिक पेशेंट में कॉमनली देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, अब जब हम डायबिटीज़ को डायग्नोस करेंगे तो किस तरह से डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस वर्ल्ड हेल्थ के मुताबिक सिम्टम्स सबसे पहले हम देखेंगे, अगर पोलीयूरिया हो रहा हो, पोलीयूरिया से मुराद मुसलसल आपका पेशेंट जो है बार बार पेशाब कर रहा है, तो पहले ये अलामत हो गई डायबिटीज़ मेलाइटस की। पोलीडिप्सिया से मुराद ये है कि मुसलसल उनको प्यास लग रही है, ठीक है, तो दूसरी अलामत ये हो गई। और अगर उनकी वेट मुसलसल लॉस हो रही है, ठीक है, तो ये तीसरी अलामत हो गई। तो इस अलामत को जब आप किसी पेशेंट में देखते हैं तो आप जो है ये डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ हुई है, ठीक है। इसके अलावा जब आप इनकी रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं तो अगर वो बराबर हो या ज़्यादा हो 11.1 मिलीमोल पर लीटर से, तो इसका मतलब ये है कि वो डायबिटिक पेशेंट है। या 200 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम के बराबर हो तो उनका इसका मतलब ये है कि उनको डायबिटीज़ है। जब आप उनकी भूख की हालत में ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखते हैं, अगर वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 7 मिलीमोल पर लीटर या ग्रेटर और इक्वल हो 126 मिलीग्राम पर डिसीलीटर का, तो इसका मतलब ये है कि उनको क्या है, शुगर है। 120 मिन ब्लड ग्लूकोज इन OGTT, ठीक है। इसके अलावा अगर HB मतलब ग्लाइकोहीमोग्लोबिन, अगर आप उनकी चेक करते हैं HbA1c टेस्ट उनकी करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6.5 या इक्वल टू 6.5% आती है, तो इसका मतलब है वो डायबिटीज़ का शिकार हुए हैं, ठीक है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या करेंगे, सीरम ग्लूकोज चेक करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको ग्लूकोज की जो लेवल है वो 200 to 1000 मिलीग्राम पर डिसीलीटर देखने को मिलेगी। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल अगर ग्रेटर हो या इक्वल हो 120 मिलीग्राम पर डिसीलीटर के, तो इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है, ग्लूकोज, इस पेशेंट को शुगर है। फैटी एसिड में लिपिड, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर एलिवेटेड हो तब भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। सीरम ऑस्मोलिटी अगर एलिवेटेड हो, नॉर्मल रेंज जो है वो 275 to 295 मोल ऑस्मोलिटी पर मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट है जिसके ज़रिए आप डायबिटीज़ को डायग्नोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं, आर्ट्रियल ब्लड ग्लेसिस के ज़रिए भी आप मालूम कर सकते हैं। यूजुअली रिफ्लेक्ट लो pH डिक्रीज बाय कार्बोनेट्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कंपेंसेटरी रेस्पिरेटरी अल्काइलोसिस। थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है आप उनकी TFTs भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज थायराइड एक्टिविटी कैन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज एंड इंसुलिन नीड, अगर थायराइड की एक्टिविटी अगर ओवर थायराइडिज्म हो रहा हो, ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन हो रही हो, तो इससे ये होगा कि आपके बॉडी में मौजूद ग्लूकोज की कंसंट्रेशन वो बढ़ेगी और इस तरह से इंसुलिन की जो ज़रूरत है वो भी फिर बढ़ेगी। यूरिन के ज़रिए अगर आप टेस्ट करते हैं पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज एंड कीटोन, यूरिन में आप ग्लूकोज और कीटोन की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कल्चर से मुराद आप टिश्यूज़ को लेते हैं, उसको आप क्या करते हैं लैब में, उसको आप मुख्तलिफ़ कल्चर के ज़रिए, मुख्तलिफ़ कल्चर टेक्निक्स के ज़रिए उसकी क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी एंड वाउंड इन्फेक्शन के ज़रिए भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इसके लिए क्या है, न्यूट्रिशनल थेरेपी आप इसके लिए करेंगे, प्रॉपर डाइट में जो है आप खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मुसलसल आप अपने आप को मॉनिटर करेंगे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट दी जाती है जिसके ज़रिए
इलाज किया जाता है और इसी तरह से पेशेंट को एजुकेशन दी जाती है कि किस तरह से वो अपने सेहत का ख्याल रख सकता है, अपने ग्लूकोज को जो है नॉर्मल रेंज में वो किस तरह से रख सकते हैं और वो कौन से काम उनको करने चाहिए जिससे उनकी जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रह सकती है, कौन से खाने उनको खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ मैनेजमेंट में आता है, ट्रीटमेंट में आती है। पेशेंट एजुकेशन में सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने अपने पेशेंट को एजुकेट करना है, उनको आपने समझाना है कि देखिए आपने ये खाने खाने हैं और ये खाने नहीं खाने हैं, इस तरीके से खाने हैं, इस तरीके से नहीं खाने, एक्सरसाइज करनी है, अपने प्रॉपर तरीके से जो है आराम करना है, प्रॉपर तरीके से आपने खाना खाना है, प्रॉपर तरीके से आपने जो है अपनी डाइट को मेंटेन रखनी है, अपने साफ़ सुथराई का ख्याल रखना है, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको आपने बेहतर से बेहतर बनानी है। इसी तरह से आपने जो है किसी भी किस्म की सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है और आपने जो है उसको समझाना है कि अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हो तो क्या करना है, अगर कम हुआ हो तो क्या करना है। तो ये हम क्या करते हैं, पेशेंट को इस हवाले से उनको एजुकेट करते हैं। फार्माकोथेरेपी के हवाले से अगर हम बात करें, मतलब कौन से ड्रग्स पेशेंट्स को दिए जाते हैं, तो इसमें हम मुख्तलिफ़ क्लासेस के ड्रग जो हैं हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है, सल्फोनाइल यूरेज एंड रिपेग्लिनाइड जो है हम पेशेंट को क्या करते हैं, देते हैं। इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि ये सल्फोनाइल यूरेज और रिपेग्लिनाइड क्या काम करते हैं, ये इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाती है। जब इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है फिर जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ आएगी और इससे क्या होता है, इससे इंसुलिनोपीनिया काज होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब ले लिया जाए तो इससे फिर हमारे ब्लड में इंसुलिन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और इस वजह से फिर हाइपोग्लाइसीमिया भी काज हो सकता है। इसी तरह से बिगवनाइड जिसको हम मेटफॉर्मिन कहते हैं, ये इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। ठीक है, ये हमारे सेल्स की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाती है और इसी तरह से इंसुलिन के लिए आसानी पैदा करती है कि वो क्या करे, ग्लूकोज को आसानी से सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करे। ठीक है, इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, मतलब लिवर को क्या करती है, रोकती है कि वो ग्लूकोज को मज़ीद ना पैदा करे, ना प्रोड्यूस करे। इसके साथ साथ जो पेरिफेरल टिश्यूज़ में मौजूद सेल्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती है ताकि इंसुलिन के लिए आसानी हो। इसकी जो इंडिकेशन है, ठीक है, ओबेसिटी प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप इनको देंगे। ठीक है, थाइरोलिडिनिडाइन जो है ये क्या करती है, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती है और फैटी एसिड को रिड्यूस करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप इसको दे सकते हैं। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स, ये स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की जो ऑब्जर्प्शन है उसको स्लो करती है, जिसकी वजह से फिर मज़ीद ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनते। ठीक है, और इस तरह से पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया ये काज कर सकती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन में, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में ये इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया भी काज हो सकता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाना, और डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस भी काज कर सकती है। जबकि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में ये डायबिटिक रेटिनोपैथी भी काज कर सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी काज कर सकती है और डायबिटिक न्यूरोपैथी भी काज कर सकती है। रेटिनोपैथी से मुराद आईसाइट को इफ़ेक्ट कर सकती है। किडनीज, नेफ्रोपैथी से मुराद आपके जो किडनीज है उसको इफ़ेक्ट कर सकती है, आपकी किडनीज को फेल कर सकती है, और इसी तरह से न्यूरोपैथी से मुराद आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर सकती है अगर आप इसको नॉर्मल नहीं रखते। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर क्या है, किस तरह से आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं, तो ये भी सिंपल है, इसको आप ख़ुद देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस को नर्सिस किस तरह से डायग्नोस करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, खुद ही इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेन रिलेटेड टू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल हो तो वो फिर अपनी जो हेल्थ है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं रख सकेंगे, जिसकी वजह से वो
उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इसी तरह से उनको क्या होगी, उनको शुगर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से नर्सेज जो है डायग्नोस कर सकते हैं शुगर को। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? नर्सिंग का काम ये है कि वो अपने पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से वो अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये नर्सिंग इंटरवेंशन में आती है। ठीक है, तो इसको आप ख़ुद देख सकते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है और सारे जो है बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 9 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।